इसके पहले हम लोगों ने इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरस्फिंक्टिक ग्रुप क्या होता है, एनल ग्लैंड्स क्या होती हैं, और लिवेटर नई मसल और एनोरेक्टल रिंग क्या होती है। इसके बाद जैसे इस पिक्चर से हम सीखेंगे। अभी हमने देखा कि हमारा इंटरनल स्फिंक्टर क्या था, एनल कैनाल के जस्ट बगल में था। इंटरनल स्फिंक्टर के बगल में जो दूसरा स्फिंक्टर होता है उसे हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर ने कहाँ तक कवर कर रखा था, हिल्टन लाइन तक, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर ने कहाँ कवर कर रखा, पूरी एनल कैनाल को कवर कर रखा है। दोनों के बीच में जो एक डिप मिलता है, जो गड्ढा फील होता है, उसे हम इंटरस्फिंक्टिक ग्रुप कहते हैं। अब क्या है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंटरस्फिंक्टिक ग्रुप, इसमें दो काम होता है। हम इंटरस्फिंक्टिक ग्रुप का दो जगह हम प्रयोग करते हैं, ये इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इसके बीच में अगर आप फिंगर फील करेंगे तो आपको यहाँ पे हल्का सा डीप फील होगा, जिसे हम इंटरस्फिंक्टिक ग्रुप कहते हैं। और इसके बीच में जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस है वो हम क्या बोलते हैं, उसको इंटरस्फिंक्टिक स्पेस। इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में हम जब जाइलोकेन इंजेक्शन लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, तो चूँकि जाइलोकेन जब हम इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में डाल देंगे, जब हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो निडल है, जो हमारी सिरिंज है, जो निडल है, वो इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में चली जाए। क्योंकि इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में अगर हम जाइलोकेन अपना पुश कर देंगे तो क्या होगा, जब इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में ये जाइलोकेन जब हम यहाँ डालेंगे तो जाहिर सी बात है ये स्पेस में पूरा जाइलोकेन क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, पूरी एनल कैनाल के चारों तरफ पहुँच जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या है, जो जाइलोकेन होता है या जो लिडोकेन होता है, सॉरी जाइलोकेन इज़ अ ब्रांड नेम, लिडोकेन जो होता है वो जब यहाँ पहुँचेगा तो इसका क्या बेनिफिट है। जैसे मान लेते हैं हमारा लिडोकेन यहाँ पे आ गया, चूँकि यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर भी है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। एनेस्थीसिया का काम क्या है, हम जो स्फिंक्टर्स हैं उसको रिलैक्स कर देंगे। तो जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो ऑटोनॉमिक नर्व से सप्लाई है, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो सोमैटिक नर्व से सप्लाई है। जाइलोकेन जो लिडोकेन होता है वो ऑटोनॉमिक नर्व को ज़्यादा सेंसिटाइज करता है। यानी अगर हमारे पास दो नर्व हैं, ऑटोनॉमिक नर्व है और सोमैटिक नर्व है, अगर हम दोनों पे लिडोकेन अगर हम डाल देंगे तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्व है वो ज़्यादा उसको सेंसिटिव है अगेंस्ट टू लिडोकेन। तो इंटरनल स्फिंक्टर हमारा जल्दी रिलैक्स होगा उसके कंपैरिजन में जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्व जो होती है लिडोकेन को ज़्यादा सेंसिटाइज करती है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ओके, एक काम यहाँ पे है। दूसरा क्या है कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में ये एनल ग्लैंड्स होती हैं। एनल ग्लैंड्स जब इन्फेक्ट होती हैं तो हमारा जो पस होता है वो इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में भर जाता है। इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में जब पस हमारा भर जाएगा तो हमें कौन सा फिस्टुला बनेगा, इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला बन जाता है। फिर हमें इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे पस नहीं ड्रेन हुआ तो हमें हॉर्सू शेप टाइप का, आपने पढ़ा होगा जब हमारी रिपोर्ट आप देखते होंगे, तो इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में हॉर्सू शेप टाइप का फिस्टुला बन जाता है। कैसे, मान लेते हैं कि पेशेंट को 9 o'clock पे उसकी एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हो गई, तो जब यहाँ पे पस इकट्ठा होगा तो जाहिर सी बात है वो नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, 6 o'clock की तरफ जाएगा। अगर उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं बन पाई तो वो कहाँ जाएगा, 3 o'clock की तरफ। तो 9 to 3 o'clock पे एक हॉर्सू शेप टाइप का इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस स्पेस, इंटरस्फिंक्टिक स्पेस की वजह से। ओके, तो इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में फिस्टुला बनता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर था, जो इसका डीप कंपोनेंट था, वो प्यूबोरेटालिस मसल से मर्ज हो जाता है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हम पढ़ेंगे, प्यूबोरेटालिस मसल, डीप कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और यहाँ पे जो लिवेटर नई मसल होती है, इन लिवेटर नई मसल में 2 मसल होती है, ये चारों मिलकर एनोरेक्टल रिंग के बनाने में हेल्प करती हैं। अगर किसी पेशेंट का एनोरेक्टल रिंग रिलैक्स हो जाए पूरी तरह से तो जो रेक्टम में हमारा स्टूल भरा होता है वो एनल कैनाल से अपने आप बाहर आ जाएगा। तो इसका क्या रोल है, हम दूसरे स्लाइड से इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हम लोग ने देखा, वीडियो चल रहा है, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर था, इसका जो डीप कंपोनेंट था वो आगे प्यूबोरेटालिस मसल से जुड़ जाता है, और इधर से क्या आ रही है, यहाँ से लिवेटर नई मसल आ रही है।
ये चारों मसल्स लिवेटर नहीं मसल में दो मसल्स होती है, एक होता है प्यूबोकॉक्सिजियस और एक होता है इलियोकॉक्सिजियस। तो दो लिवेटर नहीं मसल की मसल, एक डीप कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक प्यूबोरेक्टलिस मसल, ये चारों मिलकर एनोरेक्टल रिंग का फॉर्मेशन करती हैं। एनोरेक्टल रिंग में ऐसा नहीं कि इंटरनल स्फिंक्टर का कोई रोल नहीं है, इंटरनल स्फिंक्टर का कोई रोल नहीं है, इंटरनल स्फिंक्टर भी थोड़ा सा एनोरेक्टल रिंग को बनाने में हेल्प करती है। तो प्यूबोरेक्टलिस मसल क्या होती है? पेल्विक डायफ्राम। और ये जो होता है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको हम पेल्विक डायफ्राम कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो ये मेरा एब्डोमेन है, ये पेल्विक रीजन है और ये हमारा यूरोजेनाइटल रीजन है। तो यहाँ पे जो एक पेल्विक इनलेट है, ये क्या है? पेल्विक इनलेट, इसको हम पेल्विक डायफ्राम बोलेंगे। तो दिस इज द पेल्विक डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम में 3 मसल पार्टिसिपेट करती हैं बनने में। पहले इस पिक्चर से हम देखते हैं पेल्विक डायफ्राम क्या होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन, ये क्या है? ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, और ये क्या है? इलियम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? कॉकिक्स है, इशियम इसके पीछे है। तो ये जो ग्रीन कलर की आप मसल देख रहे हैं और यहाँ पे जो रेड कलर का देख रहे हैं, ये पूरा क्या है? ये पेल्विक डायफ्राम है। पेल्विक डायफ्राम में 3 ऑरिफाइस होती हैं फीमेल में और 2 ऑरिफाइस होते हैं मेल में। एक तो होता है उसकी एनल कैनाल के लिए, दूसरा होता है वेजाइनल ऑरिफिस और तीसरा होता है यूरेथ्रा। 3 ओपनिंग होती हैं। तो ये जो पेल्विक डायफ्राम है, उसके नीचे के हिस्से को हम पेरिनियम कहते हैं। उसके नीचे के हिस्से को क्या बोलते हैं? पेरिनियम। तो पेल्विक डायफ्राम जो होता है वो पेल्विक कैविटी और पेरिनियम को अलग करता है। उस पेल्विक डायफ्राम में 3 मसल होती हैं। एक होता है प्यूबोकॉक्सिजियस, ये क्या है? ये प्यूबिक है, ये क्या है? इलियम है, और पीछे इशियम होता है, और ये क्या है? कॉकिक्स है, सॉरी हाँ कॉकिक्स। तो इसी के नाम पे पड़ा है प्यूबोकॉक्सिजियस। तो यहाँ पे एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट होता है जिससे जाके जुड़ती है। तो यहाँ पे प्यूबिक बोन से जो मसल आ रही है उसको हम बोलते हैं प्यूबोकॉक्सिजियस, जो इलियम बोन से मसल आ रही है उसको बोलते हैं इलियोकॉक्सिजियस, और इसके पीछे होती है इशियोकॉक्सिजियस। इशियोकॉक्सिजियस जो होती है वो हम लोगों में एक्टिव नहीं है, जो टेल एनिमल होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, उनमें एक्टिव होती है। तो प्यूबोकॉक्सिजियस और इलियोकॉक्सिजियस मसल आप इस पिक्चर में थोड़ा सा अच्छे समझ पाएंगे। ये है, यही है पेल्विक डायफ्राम। तो जो प्यूबोकॉक्सिजियस है, इलियोकॉक्सिजियस है, इन्हीं को हम लिवेटर नहीं मसल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इधर आते हैं, ठीक है। तो पेल्विक डायफ्राम क्या है? पेल्विक डायफ्राम जो होती है वो 3 मसल से मिलकर बनी हुई है। एक है प्यूबोकॉक्सिजियस, दूसरा इलियोकॉक्सिजियस, तीसरा इशियोकॉक्सिजियस। इशियोकॉक्सिजियस इज वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैमल्स। जैसे हम लोगों में जो ये मेल और फीमेल्स में जो हम लोग हैं उसमें इशियोकॉक्सिजियस मसल वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये केवल टेल एनिमल में एक्टिव होती है। तो प्यूबोकॉक्सिजियस और इलियोकॉक्सिजियस मसल मिलकर लिवेटर नाई मसल बनाती हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे 2 मैंने लाइन ड्रॉ किया है। तो ये एक मान लेते हैं ये प्यूबोकॉक्सिजियस है और ये आपका इलियोकॉक्सिजियस है। ये जब आगे बढ़ती हैं तो प्यूबोकॉक्सिजियस मसल का एक मॉडिफिकेशन होता है। इसके 3 मॉडिफिकेशन होते हैं। एक तो जो यूरेथ्रा होती है उसके चारों तरफ ऑरिफाई, उसको उसके लिए एक वॉल बना, एक मतलब डोर बनाती है। फिर वेजाइना के लिए भी एक वहाँ पे यूरेथ्रालिस उसको बोलते हैं, वहाँ बनाती है। तीसरा होता है प्यूबोरेक्टालिस मसल। चूँकि हम यहाँ पे रेक्टम की बात कर रहे हैं, एनल कैनाल की बात कर रहे हैं, तो हम हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, प्यूबोरेक्टालिस मसल। प्यूबोरेक्टालिस मसल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्यूबोकॉक्सिजियस मसल। और प्यूबोकॉक्सिजियस जो मसल होती है वो भी एक्सटर्नल स्फिंक्टर की ही तरह होती है, क्योंकि जैसे एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कौन सप्लाई दे रहा था? नर्व, सोमैटिक नर्व। इसी तरह प्यूबोकॉक्सिजियस मसल को भी सोमैटिक नर्व ही सप्लाई देती हैं, और प्यूबोरेक्टालिस मसल को भी सोमैटिक नर्व सप्लाई देती हैं। तो ये क्या है? प्यूबोरेक्टालिस मसल एक तरह से क्या हो गई? हमारे अंडर विल में है, यानी हमारे अंडर कंट्रोल में है। तो प्यूबोकॉक्स जो रेक्टालिस मसल है, इसको हम मसल्स ऑफ कॉन्टिनेंस भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मसल्स ऑफ कॉन्टिनेंस, क्योंकि इस मसल के रिलैक्स होने से हमारा मल रेक्टम से एनल कैनाल के थ्रू बाहर आता है। तो यानी लिवेटर नहीं मसल, प्यूबोरेक्टालिस मसल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर तीनों मिलकर ये जो है एनोरेक्टल रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये जो एनोरेक्टल रिंग है। लेकिन जो प्यूबोरेक्टालिस मसल होती है
वो केवल पोस्टीरियर साइड में होती है। जैसे मान लेते हैं ये हमारी एनल कैनाल है, ये हमारी एनल कैनाल है, तो प्यूबोरेटरलिस मसल हमेशा पोस्टीरियर साइड में होगी, यानी हमारे बैक साइड में होगी, एंटीरियर साइड में नहीं होगी। इसीलिए जब हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जब हम एनल कैनाल में अपनी फिंगर डालते हैं, जब एनोरेक्टल रिंग पे पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि पोस्टीरियर साइड में एनोरेक्टल रिंग बहुत प्रोमिनेंट होती है और लेटरल साइड में भी होती है, लेकिन एंटीरियर साइड में जो प्यूबोरेटल मसल जो ये एनोरेक्टल रिंग होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती है। यही एक कारण है ड्यूरिंग डिलीवरी, जब महिलाओं में डिलीवरी के समय एनोरेक्टल रिंग टियर हो जाती है, जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस ऑफ फीकल मटेरियल हो जाता है और एंटीरियर साइड में एनोरेक्टल रिंग बहुत कमज़ोर होती है एज कंपेरिजन टू पोस्टीरियर साइड। ठीक है, तो इसी तरह इसीलिए जब हमें एंटीरियर साइड में कोई फिस्टुला का ट्रैक मिलता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ठीक करने में एज कंपेरिजन टू पोस्टीरियर साइड, क्योंकि पोस्टीरियर साइड में हमें ज़्यादा मस्कुलर लेयर मिलता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर अभी आपने पढ़ा था। एक्सटर्नल स्फिंक्टर का जो डीप कंपोनेंट होता है, ये जो डीप कंपोनेंट है वो प्यूबोरेटरलिस मसल में जाके मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा एनोरेक्टल रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब क्या है कि जो पेल्विक डायफ्राम है इसके ऊपर, पेल्विक डायफ्राम के ऊपर, पेल्विक डायफ्राम के ऊपर, ये पेल्विक डायफ्राम है, इसके ऊपर के हिस्से को पेल्विक कैविटी और इसके नीचे को हम पेरिनियम कहते हैं। पेरिनियम अभी हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज द पेरिनियम, तो थोड़ा सा इसी में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी हमने बताया था कि जो डीप कंपोनेंट ऑफ ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो कहाँ मर्ज हो रहा है, वो प्यूबोरेटरलिस मसल से क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, जिस ठीक है। लेकिन जो ये मिडिल वाला पार्ट है, जो सुपरफिशियल कंपोनेंट है, यहाँ पे एक पिक्चर मैंने बनाई है, थोड़ा सा इसको और पास से दिखाइए। ये देखिए, ये डीप कंपोनेंट है, ये इसमें प्यूबोरेटरलिस मसल में जाके जुड़ गया। लेकिन जो ये मिडिल वाला पार्ट है सुपरफिशियल, ये क्या है, एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट से जुड़ा है पीछे की तरफ यानी कॉकिक्स से, और आगे की तरफ पेरिनियम बॉडी से जुड़ा है, पेरिनियम बॉडी से, जिसकी वजह से एनल कैनाल अपनी पोजीशन पे हमेशा स्टेबल रहती है। अगर ये ना जुड़ा हो तो एनल कैनाल इधर उधर खिसक जाएगी। कई बार आप देखे होंगे कि जिसकी मेजर सर्जरी होती है उसकी एनल कैनाल की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है, तो इस जो एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट है उसके कटने से या पेरिनियल बॉडी से जो लिगामेंट जुड़ा हुआ है, जो रेफी जुड़ा है, उसकी वजह से, तो ये इंपॉर्टेंस है एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट का, जो कि उसको एनल कैनाल को एक जगह होल्ड करके रखने में।